जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता के कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर के क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 40 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1. फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील शुड बी बेस्ड ऑन यील्ड स्ट्रेस। 2. फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील शुड बी बेस्ड ऑन अल्टीमेट स्ट्रेस। 3. फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट शुड बी बेस्ड ऑन यील्ड स्ट्रेस। ऑप्शन 4, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट शुड बी बेस्ड ऑन अल्टीमेट स्ट्रेस। इसमें आपको 4 स्टेटमेंट दिया गया है और 4 स्टेटमेंट में बताया गया है कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़ना है। क्या होता है, अगर हम यहाँ पे स्टील की बात करते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग लिखते हैं यील्ड स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, यील्ड बाय वर्किंग स्ट्रेस लिखते हैं। यही चीज हम लोग कंक्रीट की बात करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, अल्टीमेट बाय वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखिएगा जब वो कंक्रीट की बात करता है तो आपको अल्टीमेट स्ट्रेस ए रिलेटेड बात करना है, अगर स्टील से बात करता है तो यील्ड स्ट्रेस से रिलेटेड बात करना है। तो चलिए पहला देखते हैं, फैक्टर ऑफ स्टील शुड बी बेस्ड ऑन यील्ड स्ट्रेस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि स्टील हमारा बेस्ड किस पे रहता है, यील्ड स्ट्रेस पे। फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड बी बेस्ड ऑन अल्टीमेट स्ट्रेस, बिल्कुल गलत है। अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब आपको कंक्रीट आएगा। फैक्टर ऑफ कंक्रीट शुड बी बेस्ड ऑन यील्ड स्ट्रेस, ये भी गलत है। फिर चौथा दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड बी बेस्ड ऑन अल्टीमेट स्ट्रेस, मतलब चौथा स्टेटमेंट हमारा सही है, मतलब 1 एंड 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलिए हम लोग ऑप्शन ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 1 एंड 3 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी 1 एंड 4, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, फॉर ए रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन द शेप ऑफ शियर स्ट्रेस डायग्राम इज। ऑप्शन ए होली पैराबोलिक, ऑप्शन बी पैराबोलिक above neutral axis and rectangular below neutral axis, ऑप्शन सी होली रेक्टेंगुलर एंड ऑप्शन डी रेक्टेंगुलर above neutral axis and parabolic below neutral axis। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि मान लीजिए एक कंक्रीट सेक्शन है, ये कंक्रीट सेक्शन है, बीच में हमारा न्यूट्रल एक्सिस होता है। ठीक है, अब इसका हमको शियर स्ट्रेस डायग्राम बनाना है तो हमको पता है जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर होता है उसकी हमारी शेप बनती है पैराबोलिक शेप बनती है, और नीचे वाला जो सेक्शन है उसकी शेप बनती है हमारी रेक्टेंगुलर। मतलब इसके ऊपर हमारा शेप बना पैराबोलिक और इसके नीचे हमारा जो शेप बना है वो हमारा रेक्टेंगुलर बना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं। ऑप्शन ए होली पैराबोलिक बिल्कुल गलत है, ऊपर हमारा पैराबोलिक है। फिर पैराबोलिक अबव न्यूट्रल एक्सिस, देखिए ऊपर के साइड में हमारा कैसा शेप है, तो पैराबोलिक है, और नीचे क्या है हमारा रेक्टेंगुलर है। दैट्स व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, डायगोनल टेंशन इन ए बीम। ऑप्शन ए मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड इंक्रीज अबव न्यूट्रल एक्सिस, ऑप्शन सी इंक्रीज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड डिक्रीज अबव न्यूट्रल एक्सिस, एंड ऑप्शन डी रिमेन सेम। अब यहाँ पे बात हो रहा है, मान लीजिए मैं बोलता हूँ एक हमारे पास एक बीम है। अब बीम में सेंटर में हमारी न्यूट्रल एक्सिस होती है। ठीक है, अगर बीम में हम कोई लोड लगा रहे हैं या इसका खुद का लोड आ रहा है तो हमारा ये कैसा डिफ्लेक्ट होगा, तो ये हमारा इस ढंग से डिफ्लेक्ट होगा मतलब सेंटर पे जो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, सेंटर पे हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होती है सिंपली सपोर्टेड बीम में, और सपोर्ट पे हमारा क्या होता है, शियर फोर्स ज्यादा होता है। सपोर्ट पे हमारा शियर फोर्स ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है डायगोनल टेंशन इन ए बीम कहाँ होगा, तो हमको पता है कि नीचे हमारा क्या होता है, टेंशन होता है, ऊपर हमारी क्या रहेगी, कंप्रेशन होती है सिंपली सपोर्टेड बीम में। तो हमारा क्या हो जाएगा हमारी, तो इंक्रीजेस बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड डिक्रीजेस अबव द न्यूट्रल एक्सिस। मान लीजिए इसके कारण से लोड आता है और ये जो यहाँ पे हमारा कंक्रीट सेक्शन है ये इसको झेल नहीं सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। अब शियर रेनफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं, कि जो हमारा सेक्शन है वो हमारी टूटे नहीं। अब शियर रेनफोर्समेंट हम लोग किस फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्टिरअप के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, और ये जो क्रैक डेवलप होता है वो शियर फोर्स के कारण होता है। तो यहाँ पे डायगोनल टेंशन पूछा गया है, तो डायगोनल टेंशन मतलब क्या, नीचे साइड, तो नीचे साइड हमारा टेंशन रहेगा, ऊपर साइड हमारा कंप्रेशन रहेगा। तो डायगोनल टेंशन हमारी क्या होगी, इंक्रीजेस बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड डिक्रीजेस अबव द न्यूट्रल एक्सिस। ऊपर में तो हमारा डायगोनल टेंशन रहेगा नहीं। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं आंसर। मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस बिल्कुल गलत है।
ऑप्शन बी डिक्रीजेस बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, इंक्रीजेस अबव द न्यूट्रल एक्सिस, ये भी गलत है। ऑप्शन सी इंक्रीजेस बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड डिक्रीजेस अबव द न्यूट्रल एक्सिस, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। अब याद रखिएगा जब डायगोनल टेंशन जो होता है हमारा कौन से एंगल पे फेल्योर होता है, तो 45 डिग्री में। जैसे हमारा एंगल है 45 डिग्री, तो यहाँ पे हमारा टेंशन है, यहाँ पे हमारा कंप्रेशन है। अब डायगोनल टेंशन हमारा कहाँ पे अकर होता है, जो भी अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो, ठीक है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन में हमारा डायगोनल टेंशन अकर्स होता है। और कौन सा मटेरियल, अगर हमारा डक्टाइल मटेरियल है तो हमारा कैसा फेल्योर होगा, तो वो डायगोनल टेंशन फेल्योर होगा। अगर हमारा डायगोनल कंप्रेशन फेल्योर भी हमारा कितना एंगल बनेगा, 45 डिग्री हमारी एंगल बनाएगी। और डायगोनल कंप्रेशन फेल्योर कहाँ अकर होगा, ये ओवर रेनफोर्स सेक्शन में हमारा अकर होता है और मटेरियल हमारी ब्रिटल मटेरियल होती है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको इसमें से पूछे जाते हैं। इंक्रीजेस बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड डिक्रीजेस अबव द न्यूट्रल एक्सिस, दैट्स व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, इफ ए बीम फेल इन द बॉन्ड देन बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड मोस्ट इकोनॉमिकली बाय। ठीक है, अब यहाँ पे हमको समझना है बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारा क्या होता है, जो कंक्रीट और स्टील के बीच में ग्रिप कितनी है वो क्या बताता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का हमारा रिलेशन क्या होता है, सिग्मा बी यू इक्वल टू पी यू बाय पाई डी एल। अब देखिए यहाँ पे सिग्मा बी यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, डायमीटर ऑफ बार कैसा हमको यूज करना पड़ेगा, थिनर बार यूज करना पड़ेगा, मतलब कम mm का प्रोवाइड करना पड़ेगा। और उसको हम लोग नंबर बढ़ा पाएंगे क्योंकि हमको AST कांस्टेंट रखना है। तो हमको क्या करेंगे, डायमीटर ऑफ बार को हम लोग कम कर देंगे और हम लोग नंबर को बढ़ा देंगे। तब हम लोग बोल सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेस कैन बी इंक्रीज मोस्ट इकोनॉमिकली। तो हम लोग बोल सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे हमारा बढ़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, थिनर बार यूज करेंगे लेकिन उसका नंबर बढ़ा देंगे। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ढूंढते हैं। इंक्रीज द डेप्थ ऑफ बीम, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी यूज थिनर बार, हम लोग कम डायमीटर का बार यूज करेंगे क्योंकि हमने देखा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और हम लोग नंबर बढ़ा देंगे बट मोर इन नंबर, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, इफ नॉमिनल शियर स्ट्रेस एक्सीड द डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट then nominal shear reinforcement shall be provided for carrying a shear stress equal to। देखिए यहां पे पूछा गया है कि नॉमिनल shear stress मतलब tau v। ठीक है, tau v किससे बड़ा हो गया, tau v हमारी tau c से बड़ा हो जाता है और हमारी tau v लेस देन tau c मैक्स होता है। तब हम लोग बोलते हैं कि कोई shear reinforcement प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर shear strength प्रोवाइड करना है तो हमको मिनिमम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारी टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी है और टाउ वी भी किससे ग्रेटर देन है, टाउ सी मैक्स से। अब टाउ वी मतलब क्या हो गया कि डिजाइन शियर स्ट्रेस, मतलब डिजाइन शियर स्ट्रेस मतलब क्या, वो हमारा सेक्शन कितना लोड कैरी कर रहा है। टाउ सी क्या हो गया कि स्टील कितना स्ट्रेस रजिस्ट कर रहा है। टाउ सी मैक्स क्या है, कंक्रीट हमारा कितना रजिस्ट कर रहा है लोड। ठीक है, तो टाउ वी अगर टाउ सी से बड़ा हो जाता है तो हम लोग शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे कितना, तो टाउ वी माइनस टाउ सी करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, पहला दिया हुआ टाउ वी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी टाउ सी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी टाउ वी माइनस टाउ सी, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, इफ डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इन ए बीम इज मोर देन डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। मतलब इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस मतलब XU के बारे में पूछा गया है, ये ज्यादा है किससे, XU मैक्स से। अगर XU हमारा XU मैक्स से बड़ा रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ओवर रेनफोर्स सेक्शन। अगर हमारी XU किससे छोटा है, XU मैक्स से छोटा रहता है तो हम लोग बोलते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन। और XU किसके बराबर है, XU मैक्स के बराबर रहेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस सेक्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस किससे ज्यादा है, तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से ज्यादा है। मतलब पहला वाला कौन सा सेक्शन हो जाएगा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ढूंढते हैं। ऑप्शन ए बैलेंस बीम बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी अंडर रेनफोर्स सेक्शन बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी ओवर रेनफोर्स
सेक्शन, मतलब परसेंटेज ऑफ स्टील हमारी ज़्यादा है एज कंपेयर टू बैलेंस सेक्शन, तो उसे हम लोग बोलेंगे ओवर रेनफोर्स सेक्शन। अगर परसेंटेज ऑफ स्टील हमारा कम है एज कंपेयर टू बैलेंस सेक्शन, तो उसे हम लोग बोलेंगे अंडर रेनफोर्स सेक्शन। अगर दोनों बराबर है तो हम लोग बोलेंगे उसको बैलेंस सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 37, इफ ए डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर ए सिंगली रेनफोर्स rectangular section is represented by KD in WSM, the value of K for the balance section is। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारा रिलेशन होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस इक्वल टू N इक्वल टू K इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग K को क्या लिखते हैं, K को हम लोग लिखते हैं M इंटू सिग्मा CBC अपॉन M इंटू सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इंटू डी। और व्हाट इज M? M यहाँ पे हमारा है मॉडुलर रेशियो। ठीक है, और M को हम लोग मैथमेटिकल टर्म में लिखते हैं 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC। तो चलिए हम लोग इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं M की वैल्यू। तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 280 बाय 3 सिग्मा CBC इंटू सिग्मा CBC अपॉन 280 बाय 3 सिग्मा CBC इंटू सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इंटू T। अब यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारी फाइनल इक्वेशन कितनी आएगी? फाइनल इक्वेशन आएगी 280 अपॉन 280 प्लस 3 इंटू सिग्मा ST इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, ये किस पे डिपेंड है? तो ये सिर्फ हमारा डिपेंड है सिग्मा ST पे, मतलब स्ट्रेस इन टेंशन पे ही डिपेंड रहेगा। और सिग्मा BC पे तो हमारा सब कट गया है, तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं डिपेंड अपॉन सिग्मा ST ओनली। बिल्कुल सही जवाब है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन इज 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, then depth of neutral axis for singly reinforced rectangular balance section will be। अभी हमने इक्वेशन देखा, हमने क्या इक्वेशन देखा कि हमारा इक्वेशन होता है 280 अपॉन 280 प्लस 3 सिग्मा ST इंटू डी, यही होता है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, स्ट्रेस इन टेंशन हमारी कितनी दी गई है 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर दी गई है, तो कितना हो जाएगा 280 बाय 280 प्लस 3 इंटू 140 इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.40 इंटू डी आ जाएगी। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। 0.35 डी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 0.4 डी बिल्कुल सही, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एज पर IS 456 1978। तो मॉडुलस ऑफ स्टील हम लोग बोलते हैं 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर बोलते हैं, या तो हम बोलेंगे 200 गीगा पास्कल बोलेंगे, या तो 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर बोलेंगे। ये हमारी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील की वैल्यू है। ये सभी कोड में सेम है, IS 456 1978 में भी सेम है और IS 456 2000 में भी हमारा ये सेम है। यही चीज़ आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट पूछा गया होता, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट हमारी होती है वैल्यू 30 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, या तो हम बोल सकते हैं 30 गीगा पास्कल। यहाँ से सुनिएगा किसके बारे में पूछा गया है, स्टील के बारे में पूछा गया है, तो 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो पहला देखिए 220 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल गलत है, 200 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन RCC एज पर 456 1978। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पूछा गया है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारी वैल्यू होती है M15। अगर यही चीज़ आपको पूछा गया होता IS 456 2000 में, तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारी होती M20 ग्रेड। याद रखिएगा, ये हमारा RCC के लिए है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है 1978 में, तो हमारा कौन सा ग्रेड होगा, M15 ग्रेड होगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर, M15। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।